अभी अभी वे शहर में उतरे ही थे। चारों ओर अनजान लोग थे। दोनों के हाथों में एक एक बैग था। कहाँ जाना है, यह समझ न आने के कारण वे इधर-उधर देख रहे थे। तभी एक ऑटो वाला पास आया और बोला, कहाँ जाना है जी? काशीनाथ जी ने कहा, हमें चिदंबरम कॉलोनी के राम मंदिर जाना है, वहां पहुंचा दो। वहां से हम अपने बेटे का घर ढूंढ लेंगे। ऑटो ड्राइवर ने कहा, दूरी बहुत है, 500 रुपये लगेंगे। काशीनाथ जी बोले, बेटा, हमारे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं, बस की टिकट में ही सब खर्च हो गया। 300 रुपये लो और हमें पहुंचा दो। काशीनाथ जी ने विनती की। ड्राइवर थोड़ी बहस करने लगा, मैं ऑटो परिवार पालने के लिए चलाता हूं, अगर सबके बारे में ऐसे ही सोचने लगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। खैर, अंत में उसने उन्हें उतारते हुए कहा, यहां से दाईं ओर सीधे चलिए, मंदिर आ जाएगा। कोई और रास्ता न पाकर काशीनाथ और उनकी पत्नी रुक्मिणी अपना बैग कंधे पर टांग कर मंदिर की ओर चल दिए। रुक्मिणी ने कहा, अजी, एक बार बेटे को फिर फोन लगाइए, शायद अब मिल जाए। काशीनाथ ने जवाब दिया, कोशिश की रुक्मिणी, पर घंटी नहीं जा रही। अनजान शहर है, शाम हो रही है, मुझे डर लग रहा है। बिना उससे बात किए हमें नहीं आना चाहिए था। काश गांव से थोड़े और पैसे उधार ले आते। वे चलते चलते राम मंदिर पहुंचे और एक कोने में बैठ गए। रुक्मिणी थक चुकी थी। इतने बड़े शहर में बेटे को कैसे ढूंढेंगे? काशीनाथ ने कहा, 2 साल पहले वह नौकरी के लिए आया था, तब से उसने सिर्फ 3 बार फोन किया। आखिरी बार उसने कहा था कि वह घर बदल रहा है, उसके बाद न उसने फोन किया, न पता दिया। तभी मंदिर के पुजारी उनके पास आए और बोले, राम राम, आप यहाँ के नहीं लगते, क्या किसी को ढूंढ रहे हैं? उन्होंने बताया कि वे पालम गांव से आए हैं और अपने बेटे मनोज को ढूंढ रहे हैं, जिसका फोन 8 महीने से नहीं लगा। पुजारी ने मदद का भरोसा दिया। पुजारी ने मनोज की फोटो देखी और कहा, आप गांव के सीधे लोग हैं, शहर के बच्चों को नहीं जानते। इतने दिन फोन न करना मतलब उसे अब आपकी जरूरत नहीं है। पर काशीनाथ बोले, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसे अपनी मां से बहुत लगाव है, जरूर वह किसी मुश्किल में होगा। पुजारी ने उदास होकर कहा, मैं 12 साल से यहाँ हूँ, रोज ऐसे माता पिता को देखता हूँ जिन्हें बच्चे मंदिर या बस स्टैंड पर छोड़ जाते हैं। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, हमने कर्ज लेकर उसे पढ़ाया ताकि उसे गरीबी न देखनी पड़े। वह हमारा कर्ज उतारने की बात करता था। पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भूख के कारण वे मंदिर के अन्नदान में जाकर बैठ गए। वहां कई वृद्ध और गरीब लोग खाना खा रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कार से उतरा और बोला, आज मेरे बेटे के अन्नप्राशन को 6 महीने पूरे हुए हैं, इसलिए आज यह भोजन मेरी तरफ से है, सब पेट भर के खाइएगा, और खाने के बाद आपको बिस्तर भी दिया जाएगा, लेकर जाना कह रहा था। उस व्यक्ति की आवाज सुनते ही काशीनाथ और रुक्मिणी ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। रुक्मिणी और काशीनाथ जी दौड़कर उसके पास गए और उसे गले लगाकर रोने लगे और भगवान को धन्यवाद कहने लगे कि आखिर उन्हें उनका बेटा मिल गया। पुजारी भी हैरान हो गया और बोलने लगा कि तुम कैसे बेटे हो? माँ बाप को भूल गए क्या? बेचारे ये लोग बिना पता और बिना पैसे यहाँ आ गए, सुबह से कुछ भी खाया भी नहीं। अगर अब तुम यहाँ नहीं आते तो इनका क्या हालत होता? कुछ तो माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था ना। इतने में काशीनाथ जी पुजारी को रोकते हुए बोले, हमें हमारा बेटा मिल गया है, यही बस है। बिना फोन करके आना हमारा ही गलती है, आप मनोज को कुछ मत कहिए। रुक्मिणी ने देखा कि मनोज के साथ एक महिला खड़ी है। मनोज ने बताया, यह कीर्ति है, आपकी बहू। कीर्ति ने कहा, मम्मी, मनोज हमेशा आपको याद करते थे, पर मेरे पिताजी का ऑपरेशन और फिर बच्चा होने के कारण समय नहीं मिला। अब आप वापस गांव नहीं जाएंगे, हमारे साथ यहीं रहेंगे। उसी समय मेरा फोन भी खराब हो गया और सारे नंबर्स डिलीट हो गए, इसलिए मैं आपको फोन भी नहीं कर सका।
मनोज ने भी माफी मांगी और कहा कि वह सेवा करके अपनी गलती सुधारना चाहता है। सब लोग मनोज के आलीशान घर पहुंचे। काशीनाथ घर देखकर दंग रह गए। मनोज ने बताया, यह 60 लाख का घर है। रात को कामवाली आई। कीर्ति ने उसे पैसे देकर विदा कर दिया और सास से कहा, यह कामवाली ठीक से काम नहीं करती। अब आप आ गई हैं तो हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी। रुक्मिणी भोली थी, उसने हाँ कर दी। उस दिन से घर का सारा काम रुक्मिणी पर आ गया और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी काशीनाथ पर। एक दिन कीर्ति की सहेलियां आईं। कीर्ति ने सबके सामने सास को पानी और समोसे लाने का हुक्म दिया। एक सहेली ने पूछा, ये कामवाली कितना लेती है? कीर्ति हंसकर बोली, यह फुल टाइम फ्री कामवाली है, मेरी सास है। मनोज इन्हें भूल चुका था, पर ये मंदिर में मिल गए। सबको दिखाने के लिए इन्हें घर लाना पड़ा ताकि काम के लिए बाहर पैसे न देने पड़ें। उसी रात मनोज ने मुझसे ये बातें बताया था। वाह क्या आइडिया है कीर्ति, अगर हमें भी ऐसी गांव वाली सास मिल जाए तो अच्छा रहता था। सहेली के बात सुनकर सब हंसने लगे। रुक्मिणी ने रसोई में यह सब सुन लिया और बेटा और बहू की असलियत जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब रुक्मिणी समोसे लेकर आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया और समोसे सहेलियों पर गिर गए। कीर्ति ने चिल्लाकर कहा, माँ जी, क्या आपको दिखता नहीं? आप जैसे गनवारों को घर में नहीं रखना चाहिए। रुक्मिणी रोती हुई चली गई। जब काशीनाथ और मनोज आए तो कीर्ति ने फिर शिकायत की। काशीनाथ ने जब विरोध किया तो मनोज ने अपना असली रूप दिखाया। उसने कहा, मैं आप लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए फोन बदला, पर आप बिना शर्म के पीछे पीछे आ गए। यहां रहना है तो नौकर बनकर रहना होगा। माता पिता का अपमान रोज की बात हो गई। एक दिन रात को पोते को दूध ले जा रही थी। रुक्मिणी जी को बेटा और बहू के बात सुनाई दिए। आपने तो कहा था कि गांव वालों को आत्मसम्मान ज्यादा है, लेकिन ये बूढ़े लोगों को इतना सताने पर भी यहां से निकलने का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कीर्ति, इनको यहां से निकालने का उपाय सोचना होगा। हाँ, इन लोगों को देखना भी मुझे पसंद नहीं, जल्दी कुछ सोचिए, कीर्ति ने कहा। इतने में रुक्मिणी जी बाहर से आवाज देकर बहू को दूध देकर वहां से चली गई। रसोई का पूरा सफाई करके अपने कमरे में आने के बाद रुक्मिणी ने काशीनाथ से कहा, चलिए गांव वापस चलते हैं, वहां इज्जत से रहेंगे कहा, और बेटा बहू के द्वारा सुने बातें भी बताया। काशीनाथ ने ठान लिया कि इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन काशीनाथ ने मनोज को अपना फोन दिया और कहा कि गांव से किसी का फोन है, शायद तुम्हारे पढ़ने के लिए खर्च लिया है ना, वही लोग होंगे, उनसे कुछ भी कह देना। मनोज फोन लेकर बात कर रहा था। फोन पर आवाज आई, सर 2 महीने पहले जो लॉटरी टिकट खरीदा है ना, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। आप सुबह आकर यहाँ हस्ताक्षर करना है। यह सुनकर मनोज के होश उड़ गए। फोन रखते ही अपने पिताजी को पूछा, अभी आपका खर्च कितना है? काशीनाथ जी ने कहा, शायद 20 लाख तक है। खर्चदार फोन करे हैं, कल सुबह आप मेरे साथ आइए, मैं आपके समस्या को सुलझाऊंगा। पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं खर्च फिटाने के लिए हस्ताक्षर कर दूंगा। कहते हुए मनोज वहां से चला गया। लेकिन मनोज ने सोचा कि यह पैसा हड़प लिया जाए। वह पिता को लेकर ऑफिस गया। वहां एक व्यक्ति ने पहले काशीनाथ से हस्ताक्षर कराए। मनोज ने घर को गिरवी रखकर खर्च फिटाने के कागजात पर साइन कर दिया। मनोज ने अलग से वहां के व्यक्ति से पूछा कि लॉटरी के पैसे मेरे ही अकाउंट में गिरते हैं ना? वो व्यक्ति हां सर कहकर जवाब दिया। बाप बेटा दोनों घर लौट आए। घर को आने के बाद मनोज सारा विषय कीर्ति से बताया। मनोज और कीर्ति खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे कि अब 1 करोड़ उनके होंगे और फिर वे इन बुड्ढों को निकाल देंगे। 2 दिन बाद मनोज ने पैसे आने के खुशी में एक छोटा सा किट्टी पार्टी रखा था। सास ससुर को कामवालों के कपड़े दिया था पहनने के लिए।
बच्चे को देख लेने की जिम्मेदारी और पूरा घर का काम भी उनको ही सौंप दिया गया। सास ससुर को घर से निकालने के लिए कीर्ति ने नाटक शुरू किया। पार्टी में सब मेहमान आ गए थे। अचानक कीर्ति चिल्लाते हुए बाहर आई और मनोज से कहा कि उसका डायमंड नेकलेस चोरी हो गया है। मनोज गुस्से से, घर में सिर्फ हम 4 लोग ही हैं ना, कौन निकालेगा तुम्हारा चैन? कीर्ति ने फिर ड्रामा किया और सास पर अपनी हीरे की चेन चोरी करने का आरोप लगाया। मां, सच बताओ वरना तुम्हारा थैली चेक करना पड़ेगा। सबके सामने तुम्हारा इज्जत चल जाएगा। काशीनाथ जी ने गुस्से से, मनोज, तुम्हारे मां से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? चोरी नहीं किया ना, फिर डरना क्यों? भगवान, यह देखना ही बाकी था, कहते हुए रुक्मिणी का थैली लाकर बेटे के सामने फेंक दिया काशीनाथ जी। उसमें से चैन बाहर गिरा जो कीर्ति पहले से ही थैली में रखी थी। जब कीर्ति ने सास पर गुस्से से हाथ उठाना चाहा, तभी पुलिस आ गई और कहा अगर उनके मुंह पर हाथ डाला तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मनोज हैरान रह गया। पुलिस ने कहा, आपके पिता ने सुरक्षा के लिए हमें बुलाया है। कीर्ति चिल्लाई, यह मेरा घर है, मेरे पिता ने मेरे नाम किया है। अभी मैं मेरे पिता को फोन करूंगी। जरूरत नहीं, मैं यही हूं, कहते हुए तभी कीर्ति के पिता रामप्रसाद अंदर आए। पिताजी, आपने सुना कि ए गांव वाले क्या कह रहे हैं कि ए घर उनका है। उन्होंने सही कहा बेटी, यह घर अब काशीनाथ के नाम पर रजिस्टर हो चुका है। एक दिन पोते से खेलते हुए काशीनाथ जी को देखकर याद आया कि ए मेरे मित्र है। हम दोनों एक ही गांव के हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम बहुत गरीब थे। तब रामप्रसाद ने बताया कि बचपन में काशीनाथ ने उनकी बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से आज वे बड़े बिजनेसमैन हैं। जब उन्हें मनोज की करतूतों का पता चला तो उन्होंने ही लॉटरी का यह सारा नाटक रचा था। मनोज ने बिना कागज पढ़े साइन कर दिए थे कि यह घर उसके पिता का है। काशीनाथ ने अपने बेटे से कहा, तुमने हमें बोझ समझा, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब अगर यहाँ रहना है तो मां बाप की सेवा करनी होगी, वरना अपना रास्ता देखो। रामप्रसाद ने भी कह दिया कि अब मनोज को सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी, कोई और ऐशो आराम नहीं। पुलिस की धमकी और समाज के डर से मनोज और कीर्ति माता पिता के पैरों में गिर पड़े। उस दिन के बाद से मनोज और कीर्ति सुधर गए और माता पिता की सेवा करने लगे। बाकी की जिंदगी काशीनाथ और रुक्मिणी ने सुख शांति से बिताई। जो माता पिता को बोझ समझते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हिंदी वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।